देश के 508 रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। कल प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे आधारशिला। रेलवे ने कहा 2025 तक काम होगा पूरा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार। तोशाखाना केस में 3 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना। इमरान को ले जाया जा रहा है कोट लखपत जेल। अमित शाह का ओडिशा दौरा का दूसरा दिन। 761 करोड़ से बने हाईवे का किया इनॉग्रेशन। शाम को बीजेपी कार्यकर्ताओं संघ की बैठक। मणिपुर में 3 की मौत के बाद इंफाल में तनाव। पहाड़ों से फायरिंग की जारी, मोर्टार से भी हो रहा है हमला। भीड़ ने कई रास्ते जाम किए। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद। पीडीपी के ऑफिस को भी किया गया सील। धारा 370 हटने की बरसी पर एहतियाती कदम। विपक्ष इंडिया की 31 अगस्त 1 सितंबर तक होगी अगली बैठक। मुंबई में इकट्ठा होंगे 26 दल। गठबंधन के संयोजक पर हो सकता है फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ आरएस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर से जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। आपको अहम जानकारी बता दें, गुरुग्राम गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एनसीआर में भूकंप की तीव्रता जो है वो 5.6 रिक्टर स्केल पर नापी गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। ग्रेटर नोएडा में महसूस किए गए झटके, साथ ही गुरुग्राम गाजियाबाद में भी झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको बता दें कि लोग अपने घरों पर आराम से बैठे हुए थे जब भूकंप के झटके महसूस हुए। पंखे हिलते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तस्वीरें सामने आ रही है, लोग अपने घरों से बाहर निकल के चले आए। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग दहशत में हैं। ग्रेटर नोएडा में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। आपको अहम जानकारी बता दें, इस वक्त ही गुरुग्राम गाजियाबाद में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अहम जानकारी बता दें, भूकंप की तीव्रता 5.6 रिक्टर स्केल पर नापी गई है। हालांकि अभी तक कोई जानमाल की किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में महसूस किए गए झटके, जिस तीव्रता से ये झटके आए हैं, बता दें कि बड़े खतरे के बेहद ही करीब थे। तो जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली एनसीआर में, आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को भूकंप के झटकों का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में लगे पंखे हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने घरों से दहशत में बाहर चले आए। खुले मैदान में इस तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं। साफ तौर पर लोगों के अंदर दहशत देखी जा सकती है। तो आपको बता दें कि भूकंप की तीव्रता जो है वो 5.8 रिक्टर स्केल पर नापी गई है। बताया जा रहा है, ताज़ा अपडेट के अनुसार रात करीब 9:34 पर महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। तो अहम जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन झटकों का केंद्र बताया जा रहा है। दहशत में घरों से लोग बाहर निकले। बता दें कि हिंदूकश, अफगानिस्तान के हिंदूकश में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। ग्रेटर नोएडा में महसूस किए गए झटके। बता दें कि लोग अपने घरों से दहशत में बाहर निकल आए। बता दें कि गुरुग्राम गाजियाबाद में भी झटके महसूस हुए। ये झटके सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि बताया जा रहा है कि पंजाब और पाकिस्तान में भी लोगों को तेज भूकंप के झटके महसूस हुए। रात करीब 9:34 पर महसूस किए गए थे भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कृषि व पशुपालन मंत्री चंद कुमार ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सुरिया के लोक निर्माण विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनने के उपरांत जन समस्या को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने रिलीफ मैनुअल में संशोधन करके बाढ़ से हुए नुकसान की मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ा दिया है।
अब बरसात से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए भी 1 लाख की राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी और सरकार ने फसलों के नुकसान की मुआवजा राशि प्रति हेक्टेयर दोगुनी कर दी है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत नगरोटा सूर्या क्षेत्र के महत्वाकांक्षी सूखाहार मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू होना है। बता दें कि उन्होंने कहा कि गज और देहर खड्ड पर पुलों का निर्माण सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत ही किया जाना है। अगर किसी का भी आंशिक तौर पर भी किसी का मकान जो है वो इस बरसात से गिर गया है, उसको सरकार 1 लाख रुपया दी। जो ज़्यादा डैमेज होगा उसकी जो ज़्यादा है, लेकिन आंशिक तौर पर भी, पर आपको तो क्या टाइम थे कि इसकी बात तो आंशिक तौर पर भी किसी का मकान गिर गया है तो इसको हम 1 लाख रुपया दें। अगर किसी का डंगा गिर गया है, अगर किसी के दुकान किसी के एग्रीकल्चर के ऊपर कोई डंगा लगाया वो गिर गया है, तो एक मुश्त वीडियो साहब जो है बैठे हैं, हमारे सिंह साहब बैठे हैं, एक मुश्त उसको 1 लाख रुपया दे दिया जाएगा। अपना काम ठीक करो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतवर्ष से लगभग 120 लोगों का कुरुक्षेत्र गुरुकुल में आगमन हुआ, जिसपे उन्होंने प्रमुखता से थानेसर के 10 से 12 गांव घूमने के लिए चयनित किए। उसमें मुख्य रूप से गांव सुनहेड़ी खालसा में 10 से 12 लोगों की टीम गांव का भ्रमण करने के लिए पहुंची, जिनका गांव में पहुंचने पर गांव सुनहेड़ी खालसा के सरपंच प्रतिनिधि सुंदर सिंह, राकेश शुभ शर्मा सुनहेड़ी, प्रदीप कुमार सुनहेड़ी, कृष्णलाल बागमल, बलविंदर सिंह, जयपाल सहित अन्य ग्रामवासियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का स्वागत किया। संघ के सदस्यों ने कहा कि वो गुरुकुल में आए हैं और कुरुक्षेत्र के 10 से 12 गांव में 10 से 12 संघ के सदस्य गए हैं, जो ग्रामवासी से बातचीत करेंगे और ग्राम के विकास और देखेंगे और लोगों को विकास की ओर अग्रसर होने की अपील करेंगे। वहीं संघ के सदस्यों से नूह घटनाओं को लेकर के बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि ये एक निंदनीय घटना है और एक धार्मिक यात्रा पर पथराव करना सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। देशद्रोही गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए। कि यहाँ कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो गतिविधि है उसमें 6 गतिविधियों में ग्राम विकास एक गतिविधि है। गांव कैसे प्रगतिशील हो, स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सुरक्षित, समरसता से पूर्ण हो, ऐसे पकड़ के गो आधारित कृषि हो, भूमाता का रक्षा, ऐसे 7 संपदा की रक्षा के लिए जो ग्राम विकास संघ की 100 साल की जो अभी होने वाला है, तो प्रत्यक्ष परिवर्तन समाज में आए। गाँव वासियों के माध्यम से गांव का परिवर्तन, गांव का पंचभूत का रक्षा, इसीलिए जो प्रशिक्षण अखिल भारतीय प्रशिक्षण साल में 2 बार होता है। जैसा आपको पता लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक पूरे भारतवर्ष से ये आए हैं और हमारे गांव में भी 10-12 जो आए हैं, हमने इनका पूरा स्वागत किया है। इनका यहाँ पहुँचने पे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम गाँव के सरपंच साहब प्रतिनिधि हैं, सुंदर सिंह जी खड़े हैं, हमारे प्रदीप जी हैं भाई हमारे साथ में। तो गांव में हमने पहुंचने पर इनके गांव में जैसे ब्राह्मण धर्मशाला में स्वागत किया, गांव के शिव मंदिर में माथा टेकवा के, यहाँ पे भजन मंडली यहाँ थी उनमें भी यहाँ स्वागत किया। गांव के स्कूल में पौधारोपण किया, ब्रह्मानंद जी मंदिर है उसमें पौधारोपण किया। जगह जगह गांव में हम इनको दिखा रहे हैं। अभी भोजन करेंगे साथ में, फिर उनके जाने के बाद भोजन के बाद फिर भद्रकाली मंदिर में माथा टिकाएंगे, स्थानेश्वर मंदिर में पूजा कराएंगे, फिर शाम को ज्योतिसर में जो थीम चलता है वो दिखा के फिर वापस गुरुकुल में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कांग्रेसी नेताओं ने खुशी मनाई। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सजा पर रोक लगाई गई है। आम जनता का कोर्ट पर विश्वास बढ़ा है। राहुल गांधी सत्य के साथ थे और न्यायालय द्वारा ये फैसला आने के बाद साबित हो गया है कि राहुल गांधी कहीं भी गलत नहीं थे। पूर्व मंत्री भीमसेन मेहता ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से कांग्रेस पार्टी को जीत होगी। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी ने नफरत के बाजार में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, जिससे देश की जनता को भी विश्वास हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई देश की जनता के सामने आई। जब राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री की सच्चाई को उजागर किया तो उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया गया और सदस्यता रद्द करवाई गई, लेकिन देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसे समझा और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। जिंदाबाद, जिंदाबाद,
इंदिरा हल्का के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक खुशी की अनुभव कर रहे हैं कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ जो पीछे राजनीतिक तौर पर नाजायज़ हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया है, उनको राहत दी है। आज उसी खुशी को मनाने के लिए हम पूरे कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि एंट्री ना हो संसद में, इसलिए उन्होंने मिली भगत करके इनकी सदस्यता बंद करने वाली बात करी। उनको लोअर कोर्ट में जाना पड़ा, सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिली और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब वो पार्लियामेंट में जाएंगे। पार्लियामेंट में उनको बोलने से रोकने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनको पार्लियामेंट में बोलने से रोकने के लिए ही उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द करवाया था। अमूमन ऐसे केसों में हमने देखा है कि सज़ा ना के बराबर होती है। अगली खबर रोहतक से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बार बार दंगे मौजूदा सरकार की विफलता का नतीजा है, क्योंकि प्रदेश की जनता को सुरक्षा मुहैया करवाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसा करने में मौजूदा सरकार हमेशा विफल हुई है। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विवाद में हुई हिंसा के मुद्दे को कांग्रेस विधानसभा में उठाएगी। इस हिंसा की वजह से बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। किसी के मकान तो किसी की दुकान पर हमला हुआ है और कई लोगों की जान चली गई है। इतना ही नहीं, कानून व्यवस्था के चरमराने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी असर देखने को मिलेगा। उन्होंने लोगों से शांति बहाली में सहयोग करने की अपील की है। सरकार की विफलता है, सरकार ने अपनी जिम्मेवारी सही कदम पे सही, अगर माहौल जब भी माहौल सुधारो ताकि हम विकास कर सके। गुड़गांव जो है एक शहर ऐसा आपको नहीं दिखेगा। फेलियर सरकारों को कहते हैं, फेल, टोटल फेल सरकार, विफल सरकार। सरकार ने अपनी जिम्मेवारी में जब यह कहते हैं सुरक्षा कर ही नहीं सकते हैं तो इससे ज्यादा फेलियर क्या होगा सरकार को। और इस किस्म की सरकार को सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है, कोई अधिकार नहीं। वही देखो, कोई भी हो, ये इस किस्म के दंगे कोई होते हैं तो इसमें किसी भी पक्ष का लाभ नहीं होता, किसी भी पक्ष का लाभ नहीं होता। नुकसान किसका होता है? नुकसान लोगों का, प्रदेश का और आर्थिक नुकसान होता है। अब वहां ये हुआ, गुड़गांव में एमएनसी ने एक महीने छुट्टी कर दी। जो अब कौन इन्वेस्ट करेगा यहाँ अगर ऐसे मॉल रहेगा? आर्थिक तौर पर कितना हमारा नुकसान होगा। नूह में सावन ब्रज मंडल यात्रा हमले के कारण विशेष समुदाय के खिलाफ भारी रोष है। पिहोवा की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के आह्वान पर रोष मार्च निकाला गया। बीते शनिवार शाम 4 बजे सरस्वती मंदिर के नजदीक हिंदू समाज से जुड़ी संस्थाओं के कार्यकर्ता इकट्ठा होना शुरू हो गए और देखते ही देखते काफी संख्या में लोग पहुंच गए। एकत्रित लोगों ने कहा कि विवाद नूह में हिंदुओं द्वारा निकाली गई धार्मिक यात्रा पर विशेष समुदाय से संबंध रखने वाले शरारती जिहादी तत्वों द्वारा बर्बरतापूर्ण जानलेवा हमला करके 5 लोगों की जान ले ली गई और बहुत से लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय की हरकत बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। हमले के विरोध में शहर भर में रोष मार्च निकाला गया और आगामी सोमवार 7 अगस्त 2023 को पिहोवा शहर 9 बजे से 2 बजे तक पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने हिंसा के लिए पूर्णतः हरियाणा सरकार की आलोचना की है। मेवात में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसी के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए परसों सोमवार को जेजेपी प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला फतेहाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। जेजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं फतेहाबाद से प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवाज के पार्टी छोड़ने पर कहा कि पार्टी को दगा देकर के मझधार में छोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते। दिग्विजय ने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह ओपी चौटाला के बाद दूसरे नंबर पर आते थे, आज वे कहां हैं उन्हें भी नहीं पता। बता दें कि जेजेपी प्रधान महासचिव ने 6 अगस्त को हिसार में प्रस्तावित रैली को लेकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने छात्र छात्राओं के लिए एक सपना देखा था, एक मिशन। नशे को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन की और दूसरी जरूरत है रोजगार की। अगर रोजगार होगा और शिक्षित होगा युवा
तो उसको नशे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब साधन संपन्न होगा युवा तो नहीं पड़ेगी। उस खाई को भरने के लिए हम प्रयासरत हैं और उसी का प्रयास है कि आपके यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ रहा है नज़दीक में और बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज हरियाणा सड़कों के मामले में अव्वल है। हाईवे कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है। मारुति जो चली गई थी वो हरियाणा में आई है। जैपनीज बैटरी की कंपनी मानेसर में जहां लोग जमीन नहीं लिया करते थे नू में, वहां वो बन रही है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कुरुक्षेत्र के पेहवा उपमंडल के किसानों ने फ्री में बांटी धान की पनीरी। 600 एकड़ के लिए फ्री में उपलब्ध कराई धान की पौध पनीरी। हरियाणा पंजाब के कोने कोने से पनीरी लेने पेहवा पहुंचे किसान। चढ़ूनी ग्रुप प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच के अनुसार ये पनीरी बाकियों द्वारा लोगों को फ्री में उपलब्ध कराई गई है। जानकारी के अनुसार बाढ़ ने खूब कहर मचाया, जिसने हरियाणा व पंजाब के लोगों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा है। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान काफ़ी दुखी हैं। किसानों के इस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए पेहवा के किसानों ने ठानी व किसानों के लिए धान की पनीरी फ्री में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। पूरे पेहवा हल्का के लोग यहाँ पर अलग अलग गांवों से आए हुए हैं। जैसे अजीत नगर, अधोया, इधर झील का एरिया था काफ़ी खराब हो गया था और गुरराम सिंह चुरूनी जी के दिशा निर्देश अनुसार हमने ये 500 से 700 एकड़ की पौध बोई थी जो किसानों को फ्री सेवा करनी थी। तो आज वो पौध तैयार थी। हमने दो रोज पहले वीडियो जारी करके किसानों को निमंत्रण दिया था और आप आज देख रहे हैं हजारों की संख्या में किसान यहाँ धान लेने के लिए आए हैं धान की पौध, और ये किसानों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी ताकि इस प्राकृतिक आपदा के समय में किसानों की कुछ मदद हो सके। तो सरकार की तरफ से कोई इन किसानों की मदद की गई है जी? देखिए, अभी तक तो कोई मदद नहीं की गई है। तो कोरा आश्वासन अभी तक तो सरकार की बातें साबित हुई हैं और ऊपर से खट्टर साहब ने कह दिया कि 20 अगस्त को वेरीफाई करवाएंगे। कोई किसान खेत को खाली तो रख नहीं सकता। अब 20 तारीख को जो फसल लगेगी वैसे भी नहीं पकेगी तो उसका मुआवजा नहीं मिलेगा, और अगर वो फसल लग भी गई तो पहली फसल जो खराब हुई 10 से 15 हज़ार प्रति एकड़ तो उसका भी नुकसान था। तो सरकार के तो वायदे जो हवाई हैं, आपसी स्तर पर किसान सामाजिक भाईचारा बना करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने ये कार्य करने का। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अंबाला पुलिस की CIA 2 की टीम ने के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कमिश्नर निवास अंबाला कैंट के पास नाकाबंदी की। शाम 5:30 बजे एक्टिवा सवार महिला और एक युवक को रोका और तलाशी लेने के पर उनके कब्जे से 680 नशीले कैप्सूल, 10 ग्राम हीरोइन और एक चाकू बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। डीएसपी अंबाला कैंट ने बताया कि CIA 2 की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कच्चा बाजार निवासी रजनी अपने साथी प्रथम के साथ नशा बेचने को धंधा करती है। सभी जानते हैं प्रेस बंधु कि जो अंबाला ज़िला है वो NDPS की धरपकड़ में इस वक्त नंबर 1 चल रहा है रेंज में, और ना केवल रेंज में बल्कि पूरे स्टेट में हमारा जो है आज की डेट में जो 1 नंबर पे हमारी धरपकड़ है आरोपियों की और सीज़र की। हमारे जो SP साहब हैं अपना IPS श्री रंधावा जी, उनके मार्गदर्शन से हमारी जो टीम्स हैं, स्पेशल टीम्स जैसे CIA 1, CIA 2, ANC सेल, ये लगातार ऐसे आरोपियों पे नज़र रखे हुई है और हम लगातार कमर्शियल क्वांटिटी के पर्चे देने में कामयाब हो रहे हैं, जो कि एक ये सूचक है कि जो पेडलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है, लगातार जो SP साहब के मार्गदर्शन से हम उसको लगातार तोड़ने में कामयाब हो रहे हैं। दीनानगर की एक विशेष बैठक प्रधान मनोज गुप्ता बिट्टू की अध्यक्षता में स्थानीय बाल माता मंदिर में संपन्न हुई। शहर के लगभग सभी दुकानदारों ने भाग लेते हुए संयुक्त रूप से ये फैसला लिया कि दीनानगर शहर में बाहरी क्षेत्र से आए व्यापारियों द्वारा चलाई जा रही दुकानों के कारण स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर निरंतर असर पड़ रहा है, क्योंकि दीनानगर शहर के दुकानदारों तथा व्यापारियों का शहर गिना जाता है। लेकिन बाहरी व्यापारियों के आने के बाद से पुश्तों से चले आ रहे इन दुकानदारों के कारोबार निरंतर घाटे में जा रहे हैं, परंतु बिना अपनी सही पहचान तथा प्रमाण पत्र के आए
यह व्यापारी जाने किस मकसद से बहुत ज़्यादा पैसों में दुकानें किराए पर ले करके बहुत कम दामों पर घाटा खा करके अपना सामान बेचते हैं, जिससे शक होता है कि यहाँ कहीं ये बाहरी व्यापारी अपना गलत पहचान पत्र बना करके किसी देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हो। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਲ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਈ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुमका भागलपुर स्टेट हाईवे पर रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सहेजला गांव के समीप अनियंत्रित होकर के स्टोन चिप्स लदा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों के द्वारा इस बात की सूचना रामगढ़ थाना प्रभारी अरविंद कुमार को दी गई। सूचना पाते ही रामगढ़ थाना के पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही चालक को बेहतर इलाज हेतु फूलो जानो हॉस्पिटल दुमका भेज दिया गया। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पोस्ट ऑफिस से जिले वासियों को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। एक तिरंगे झंडे की कीमत 25 रुपये रखी गई है, जिसे लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा तिरंगे झंडे मुख्य डाकघर को उपलब्ध करा दिया गया है। डाक अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल विभाग ने 200 झंडे पोस्ट ऑफिस को उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं 2000 तिरंगे झंडे विभाग द्वारा डिस्पैच कर दिए गए हैं, जो कि जल्दी पहुँच जाएंगे। इसके बाद सभी पोस्ट ऑफिस को तिरंगा झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश अगले 10 दिनों के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, और उस उद्देश्य से है कि यदि हर तिरंगा जो हम लोग का हर घर तिरंगा नाम से जो हमने प्रचार किया है और जो हम लोग तिरंगा बेच रहे हैं, उसका पर्पस ये है कि सभी लोग, हर जनता, हर लोग, पोस्ट ऑफिस के स्टाफ भी अपने घर में, अपने पड़ोस में और कार्यालयों में ये इस तिरंगे को फहराएं और अपने उत्साह, अपने जुनून और अपने देशभक्ति का जो भी प्यार है इस देश के प्रति, वो इस झंडे के फहराने के साथ अपना संप्रेषित करें, उसको अभिव्यक्त करें। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर शोधों ने छात्रा से की छेड़खानी। कॉलेज से घर वापस जा रही छात्रा से छेड़छाड़। तो कानपुर से खबर, जहां पर शोधों ने छात्रा से की छेड़खानी। बता दें कि कॉलेज से घर वापस जा रही छात्रा से छेड़छाड़ की गई है। बताया जा रहा है कि बीच सड़क छात्रा का दुपट्टा खींच ले गए शोधे। तो बीच सड़क छात्रा का दुपट्टा खींच ले गए शोधे। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बता दें कि स्कूटी सवार शोधों का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो स्कूटी सवार शोधों का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि शोधों ने कॉलेज से घर जा रही छात्रा का दुपट्टा खींचा, उसके साथ छेड़खानी की। तो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पनकी के पनकी स्टेशन का मामला बताया जा रहा है। बता दें कि शोधों ने छात्रा से छेड़खानी की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि कानपुर में खबर, जहां पर शोधों ने छात्रा से की छेड़खानी। वहीं बताया जा रहा है कि बीच सड़क पर छात्रा का दुपट्टा खींचते हुए एक वीडियो सामने आया है। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। तो अहम जानकारी आपको बता दें, दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद।
तो अहम जानकारी आपको बता दें। हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया है और जिनके यहाँ के कैमरे में वो कैप्चर हुआ, हमने उनसे भी बात की है। साथ में जहाँ पर छात्रा पढ़ती है कौशल विकास केंद्र, वहाँ भी बातचीत की जा रही है और हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हम उन लड़कों को आइडेंटिफाई कर लें। हमारा विश्वास है, टीमें लगी हुई हैं कि आज हम दोपहर तक शाम तक हर हाल में उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे और विधि अनुरूप जो कठोरतम कार्रवाई इस प्रकरण में की जा सकती है वो की जाएगी, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि किसी के द्वारा कभी भी की न जा सके। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के एटा से सामने आ रही है, जहां पर प्रधान अध्यापक सहित 2 का निलंबन हुआ है। बीएसए की कार्रवाई में प्रधान अध्यापक सहित 2 का निलंबन हुआ है। एटा से खबर आपको बता रहे, जहां पर बीएसए की कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया। तो अहम जानकारी आपको बता दें एटा से, जहां पर प्रधान अध्यापक अशोक कुमार सहायक पूजा को निलंबित कर दिया गया है। अहम जानकारी सामने आ रही, खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कक्षा में छात्रा के बंद करने पर दिया फैसला। सराय अगहत प्राथमिक विद्यालय का मामला। तो आपको बता दें कि प्रधान अध्यापक सहित 2 का निलंबन किया गया है। अमेठी से खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तर रेलवे के रेल महाप्रबंधक पहुंचे रेलवे स्टेशन। बता दें कि रेलवे स्टेशन की तैयारियों का किया गया निरीक्षण। प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों का करेंगे शुभारंभ। तो अमेठी से खबर, जहां पर उत्तर रेलवे के निरीक्षण किया गया, रेलवे स्टेशन की तैयारियों का निरीक्षण किया गया है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ करेंगे। आइकॉनिक बिल्डिंग के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। अमेठी से अहम जानकारी बता दें, जहां पर उत्तर रेलवे के रेल महाप्रबंधक पहुंचे रेलवे स्टेशन। बता दें कि रेलवे स्टेशन की तैयारियों का किया गया निरीक्षण। प्रधानमंत्री 508 रेलवे स्टेशनों का करेंगे शुभारंभ। आइकॉनिक बिल्डिंग के रूप में पुनर्विकास। वहीं अगली खबर फर्रुखाबाद से आपको बता दें, जहां पर शॉर्ट सर्किट से धू करके जला ट्रक, 25 बोरी मैदा जल करके राख हो गया है। बताया जा रहा है कि टावर से खबर है, जहां पर बरेली हाईवे पर यह हादसा होने से जाम हो गया। 25 बोरी मैदा जल करके राख हुआ है। तो शॉर्ट सर्किट से धू करके जला ट्रक, 25 बोरी मैदा जल करके राख हो गया है। तो शॉर्ट सर्किट से धू करके जला ट्रक। बताया जा रहा है इसमें 25 बोरी जो है मैदा का लदा हुआ था, वो जल करके पूरी तरह से राख हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोतवाली मोहम्मदाबाद के पसनिंगापुर की घटना आपको बता रहे। बीवर मोहम्मदाबाद मार्ग पर चलते मैदा के लदे ट्रक में फर्रुखाबाद से हम जानकारी, जहां पर बताया जा रहा है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके चलते ट्रक में रखी 25 बोरियां मैदे की जल करके राख हो गई। अगली जानकारी आपको बता दें फर्रुखाबाद से, जहां पर जनपद पहुंचे हाईकोर्ट न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव। कचहरी में विधिक सेवा प्राधिकरण का किया शुभारंभ। तो फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर जनपद पहुंचे हाईकोर्ट न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने वहां पर पहुंच करके कचहरी में विधिक सेवा प्राधिकरण का शुभारंभ किया है।
आपको बता दें कि शुभारंभ में जिले के न्यायिक अधिकारी भी रहे मौजूद। वहीं अमृतपुर में ग्राम न्यायालय का भी निरीक्षण किया गया। तो जनपद पहुंचे हाईकोर्ट न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव। कचहरी में विधिक सेवा प्राधिकरण का किया शुभारंभ। शुभारंभ में जिले के न्यायिक अधिकारी भी रहे मौजूद। अगली खबर लखनऊ राजधानी से बता दें, जहां पर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हंगामा। फ्लाइट छूटने पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। करीब 1:30 बजे इंडिगो के सॉफ्टवेयर में आई थी खराबी। तो मुंबई अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों का हंगामा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर हंगामा। फ्लाइट छूटने पर यात्रियों ने जताई नाराजगी। बताया जा रहा है करीब 1:30 बजे इंडिगो के सॉफ्टवेयर में खराबी आई, इसके चलते दूसरी फ्लाइट से भेजने की तैयारी की गई। अगली खबर आपको बता दें, प्रयागराज से जहां पर झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फायरिंग हुई है। फायरिंग में 3 युवक घायल हो गए। तो झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फायरिंग हुई। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि फायरिंग में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया दें कि राइफल से की गई है फायरिंग। पान थूकने की बात पर हुआ झगड़ा। तो तीनों युवक अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो अहम जानकारी सामने आ रही प्रयागराज से, जहां पर झूसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फायरिंग हुई है। प्रयागराज से अहम जानकारी बता दें कि फायरिंग में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि पान थूकने को लेकर के झगड़ा हुआ था। राइफल से फायरिंग की गई है, जिसके चलते 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग की घटना हुई है। अगली खबर आपको बता दें, अमरोहा से, जहां पर उमेश हत्याकांड का तीसरी आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो तीसरा आरोपी गिरफ्तार हो गया उमेश हत्याकांड में। 31 जुलाई को गोली मार करके की गई थी हत्या। 2 आरोपियों की पहले से पुलिस भेज चुकी है जेल। कोतवाली डिडौली क्षेत्र का मामला आपको बता दें। उमेश हत्याकांड की तीसरा आरोपी गिरफ्तार। 31 जुलाई को गोली मार करके की गई थी हत्या। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ ने नैक द्वारा A+ प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करके शैक्षिक क्षेत्र में नए मानक स्थापित किया। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने 3.45 के उत्कृष्ट CGPA के साथ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्याभ्यान परिषद से A+ मान्यता प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्ता स्थापित किया है। SMS लखनऊ ने AKTU से संबंध 756 इंजीनियरिंग प्रबंधन संस्थानों में दूसरा स्थान मिला है। साथ ही संस्थान राज्य के सभी कॉलेज विश्वविद्यालय की रैंक में टॉप 10 पे स्थान बनाया है। नैक A+ की मान्यता SMS लखनऊ के प्रबंधन व अभियांत्रिकी संकाय कर्मचारियों और छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की निरंतर खोज तो प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट नेतृत्व का एक प्रमाण है। ये मान्यता सामायिक और शिक्षण में अनुभव प्रदान करने और शिक्षा के असाधारण मानक बनाए रखने के लिए किए गए सभी सामर्थ्य की पुष्टि करती है। A+ रेटिंग दर्शाती है कि SMS लखनऊ में
कड़े मूल्यांकन मानदंडों को प्राप्त करके मजबूत बुनियादी ढांचे, अत्याधुनिक शिक्षण पद्धतियां और नवीन अनुसंधान पहलुओं पर कार्य कर रहा है। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य एवं वैश्विक मानव संसाधन प्रमुख डॉक्टर चंद्रमौली द्विवेदी के अनुसार एसएमएस लखनऊ अध्ययन करने के लिए एक उत्तम संस्थान है, जहां पर छात्रों का भविष्य संवारने के साथ ही उन्हें देश के सफल बिजनेस लीडर के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि ये सीमेंस बहुत ही अद्भुत उपलब्धि है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ की। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे आ गया, AKTU में नंबर 2 पे आ गया और पूरे देश में 10 टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस की जो बात कर रहे थे अभी उसमें आ गया। एज ए मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल जो बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है कि हम एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़े हैं जिसमें सारे लोगों ने मिल के इतना अच्छा, पूरे 5 साल का असेसमेंट है ये, किसी एक दिन की बात नहीं है ये, पूरे 5 साल तक अच्छे से काम करते रहना और एक ऐसी बॉडी नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल से उसको ऐसी उपलब्धि मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। और हम सब को गर्व है उत्तर प्रदेश में एक ऐसी संस्थान आई जो इतने कम समय में इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच सकी और आगे और भी जाना है, ये अंतिम पड़ाव नहीं है। नैक के द्वारा A+ ग्रेड मिल गया, प्रदेश के टॉप 10 विश्वविद्यालयों में नाम आ गया, अब आगे क्या? आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है, राष्ट्रीय स्तर पे तो जो है वो है ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है और अगले 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट ऑलरेडी गवर्निंग काउंसिल ने अप्रूव किया हुआ है और आइटम बाय आइटम, ऐसा नहीं है कि एक विजन स्टेटमेंट दे दिया जाए। जैसे नैक के 7 क्राइटेरिया होते हैं, बाकी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ के अलग अलग होते हैं क्राइटेरिया, उन सबको सम्मिलित करते हुए जैसे AACSB जो है MBA के लिए वर्ल्ड में सबसे ऊंची संस्थान है, उसकी तैयारी अभी से चल रही है। जब वो मिलेगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन उसके लिए बीज ऑलरेडी बोया जा चुका है, उसमें पानी डाला जा रहा है, छोटा सा पौधा भी हो गया है वो। तो जब वो आगे बढ़ के तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी होगी कि हिंदुस्तान में AACSB के आज की डेट में IIMs कुछ हैं जो AACSB एक्रेडिटेड हैं, मुश्किल से 10-12 टोटल संस्थान है इस समय हिंदुस्तान में जो कि AACSB, तो उस पर भी कार्य चल रहा है। और ये एक सतत प्रक्रिया है किसी भी संस्थान के लिए जो कंटिन्यूअस चलती रहती है एक्सेलेंस की तरफ जो है। तो उसमें चाहे रिसर्च हो, इनोवेशन हो, जैसे अभी पेटेंट्स की बात हुई, हवा से चलने वाली चीज़ों की बात हुई, तो नई नई चीज़ों का आविष्कार करना और बच्चों में वो चीज़ पैदा करना कि वो अपना कुछ संस्थान खुद ही खड़ा कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अच्छी जॉब्स कर सकें। इंडिया के बाहर जैसे बताया कितनी कंट्रीज़ में अच्छा पैकेज लेके बच्चे काम कर रहे हैं। तो ये सबका एक सम्मिलित एक तो उसमें प्रयास होता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, फैकल्टी मेम्बर्स, स्टाफ मेम्बर्स। सर नैक ने A+ ग्रेड आपको दिया है स्कूल को, किस तरह से अनुभूति हो रही है इसकी और इसके लिए क्या क्या तैयारी की थी आपने? देखिए, जैसा कि आप सबको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये उपलब्धि संस्थान को 15 साल की अल्पावधि में मिली है। ये एक संस्थान के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नैक एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस के थ्रू संस्थान को एक्रेडिट करता है। 7 क्राइटेरियाज होते हैं, उसके कई सारे सब क्राइटेरियाज होते हैं। उन सबका आकलन करने के बाद लगातार 5 साल के मेहनत के बाद इस रैंकिंग, इस ग्रेड को या असेसमेंट को किया जाता है, जिसके उपरांत ये ग्रेड 3.45 ग्रेड पॉइंट के साथ आउट ऑफ 4 संस्थान को दिया गया है। और इसमें सभी हमारे जो स्टाफ के और जो टीचिंग स्टाफ के, नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं, हमारे गवर्निंग बोर्ड के लोग हैं, उन सब का सहयोग रहता है। वो एक गाइडेंस देते हैं, एक आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसके थ्रू इस तरह की चीज़ें उपलब्धि के रूप में आती हैं। धन्यवाद। खबर लखनऊ से, जहां पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर घुसे चोरों ने 40 लाख रुपए का माल पार कर ले गए। चोरों ने खाली घर पर वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मुनव्वर राणा दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। उनके इलाज के चलते परिवार के सदस्य दिल्ली में हैं। मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा राणा के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने हसनगंज थाने में FIR दर्ज कराई है। जी, जैसे आप सबको पता है, हम लोग ऐसे ही बहुत तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं कि मेरे फादर 2 महीने से एडमिट हैं और हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और उसी दौरान हमारे घर में 40 लाख की चोरी हो जाना मेरे फादर के यहाँ से, ये एक और बड़ी परेशानी है साथ में
लेकिन ठीक है, सब अच्छा होगा ये यकीन है। और मुझे पुलिस पे भी भरोसा है कि ये काम अच्छे से करेंगे और जल्द से जल्द पता करेंगे कि इसमें किसका हाथ है। और जहाँ तक हम लोगों को शक जा रहा है वो यही है कि कोई बाहरी आदमी नहीं है, ये घर ही में जो काम करने वाले लोग हैं उन्हीं में से हो सकते हैं। अब ये खैर पुलिस का काम है पता करें कि कौन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पुलिस अपनी अच्छे से काम करेगी और जल्द से जल्द पकड़ेगी। झूठे वादे, बेबस परिवार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा चंदन गुप्ता मोदी योगी का कट्टर समर्थक था। 26 जनवरी 2018 की सुबह 9 बजे कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। मौत की खबर फैलते ही पूरे कासगंज में दंगे शुरू हो गए। चंदन की मौत को 5 साल गुजर चुके हैं। कासगंज की गलियों में अब ना कोई तिरंगा यात्रा याद है किसी को और ना ही चंदन गुप्ता। 5 साल पहले यहां हजारों की भीड़ थी, नेताओं का आना जाना था, लेकिन अब ये सुनसान है। नेताओं का वादा भी अधूरा है, ना ही चंदन चौक का काम पूरा हुआ है और ना ही बहन को नौकरी मिली है। सारे वादे खोखले निकले और परिवार बेबसी के आंसू रो रहा है। सवाल है आखिर क्यों? सर्द मौसम में आक्रोश और नारेबाजी के बीच जलती इस चिता की आग भले ही ठंडी पड़ चुकी हो, लेकिन एक परिवार के सीने में ये चिता आज भी जल रही है। एक माँ अपने लाल की फोटो आज भी अपने सीने से लगाकर रखती है। एक पिता अपने बेटे को याद कर आज भी दर्द में डूब जाता है। बड़ा भाई एक पल भी अपने छोटे भाई को भूल नहीं सका, लेकिन ये समाज, वादों की झड़ी लगाने वाले स्थानीय नेता, हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले हिंदूवादी संगठन, प्रशासन में बैठे जिम्मेदार और सूबे की सत्ता में बैठे राज्य के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ सब उसे भूल चुके हैं। ये दर्द कासगंज के उस परिवार का है जिसका 20 साल का बेटा 2 समुदायों की झड़प की भेंट चढ़ गया था। 20 साल के चंदन गुप्ता को अगर आप भूल चुके हैं तो आज हम आपको 5 साल पीछे ले चलते हैं। तारीख 26 जनवरी 2018, दिन शुक्रवार, सुबह 9 बजे, जगह कासगंज का बडू नगर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा चंदन गुप्ता मोदी योगी का कट्टर समर्थक था। 26 जनवरी 2018 की सुबह 9 बजे यूपी के कासगंज में विश्व हिंदू परिषद, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले। चंदन गुप्ता भी इस भीड़ में था। प्रशासन ने यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन लोग नहीं माने। छोटी छोटी गलियों वाले कासगंज कोतवाली इलाके में घुस गए। ये लोग मुस्लिम आबादी वाले बडू नगर की एक गली से गुजरने की जिद करने लगे, जहां स्थानीय लोग पहले से गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मना रहे थे। नारेबाजी शुरू हुई, माहौल बिगड़ा और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। एक गोली चली जो सीधे चंदन को लगी और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मौत की खबर फैलते ही पूरे कासगंज में दंगे शुरू हो गए। जमकर हिंसा हुई। हिंसा पर सियासी रोटी भी खूब सेकी गई, लेकिन उस आग में चंदन के परिवार का सब कुछ राख हो गया। आप सोच रहे होंगे कि 5 साल बाद आखिर चंदन गुप्ता का नाम एक बार क्यों सुर्खियों में गूंज रहा है, तो अब हम आपको आज की हकीकत से रूबरू कराते हैं। कासगंज की गलियों को अब न कोई तिरंगा यात्रा याद है और न ही चंदन गुप्ता। नदराई गेट मोहल्ले के शिवालय वाली गली में ये चंदन का घर है। 5 साल पहले यहाँ हजारों की भीड़ थी, नेताओं का आना जाना था, वादों और दावों की झड़ी थी, लेकिन अब ये सुनसान है। नेताओं के सारे वादे अधूरे हैं, क्योंकि न किसी को चंदन याद है और न ही चंदन का परिवार। कल तक जो चंदन के नाम से अपनी सियासत चमका रहे थे, जो चंदन का नाम लेकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे थे, उन हिंदुत्व के झंडा बरदार संगठनों को अब चंदन का परिवार बोझ लगने लगा है। यकीन न हो तो जरा विश्व हिंदू परिषद विभाग के प्रचारक विनय राज पन्नू को सुन लीजिए। के न्यूज ने विनय राज पन्नू से चंदन के परिवार को मिले झूठे वादों पर सवाल दागे, तो कैसे विनय राज पन्नू अधूरे वादों के लिए चंदन के परिवार को ही दोषी बताने लगे। अब इनके परिवार को, लोगों को लगना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा लखनऊ भी जाके संपर्क करने पड़ेंगे कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार मैंने जो डिमांड की थी, आपने उनका आश्वासन दिया था, वो अधूरी पड़ी हुई है। कोई बड़ा काम नहीं है, जब चौक में मूर्ति स्थापित होगी उसका अनावरण ही तो होना है। तो ये अगर प्रयास करते हैं तो मैं समझता हूँ
क्या इनका काम हो सकता है? चंदन के पिता का कहना है कि महीने में 3 बार लखनऊ जाते हैं, हर नेता से मिलते हैं। सुरेश पासी जी ने जो घोषणा की थी मूर्ति की, उनसे भी मिले थे, राजू भैया से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है, फिर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो उनको स्थानीय सांसद के साथ कासगंज में ही हम लोगों को साथ लेके अपना विषय रखना चाहिए। सांसद जी से कहनी चाहिए कि भाई जो मेरे समय उस समय सांसद जी मौजूद थे, उस समय पूरे घटनाक्रम में सांसद जी हर जगह रहे थे, क्योंकि मैं उनके साथ था, इस वजह से मुझे पता है। तो एक बार उनको सांसद जी को संज्ञान में लेके अपना विषय सांसद से रखना चाहिए और कासगंज में ही रखना चाहिए। उनकी बेटी को, जो चंदन की बहन है, उसको नौकरी सिर्फ 5 महीने के लिए दी गई, उसके बाद आता कि हम उनको सरकारी नौकरी देंगे, इसके बारे में क्या कहा? तो ऐसी स्थिति में जब 5 महीने नौकरी दी, आगे क्यों नहीं जारी हुई, इसके लिए तो उनके परिवार को प्रयास करना चाहिए। उनके परिवार ने मुख्यमंत्री आवास और संसद के सामने भी कुछ दिन धरना भी दिया था, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इस विषय को भी वो मैं चाहता हूँ सांसद जी के सामने रखें और हम लोग भी रख सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस विषय को रख सकते हैं। सुना आपने, खुद को पाक साफ बताकर विनय राज कैसे अधूरे वादों और झूठे वादों के लिए परिवार को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चंदन का परिवार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ चुका है, जिला प्रशासन से लेकर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ तक गुहार लगा चुका है, लेकिन विनय राज पन्नू परिवार को सीएम के पास जाने, सांसद से गुहार लगाने, खुद को साथ लेकर मुद्दा उठाने की गंदी राजनीति कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम की चक्री और नेताओं की बेशर्मी के बीच परिवार पिस रहा है। चंदन चौक अधूरा है, बहन की सरकारी नौकरी छिन चुकी है, चंदन की मूर्ति का अनावरण होना बाकी है, लेकिन सियासत जारी है। जो चंदन के मौत के बाद जो भाजपा नेताओं ने और आरएसएस के कई नेताओं ने जो वादे किए थे, वो क्या पूरे किए गए हैं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए हैं। चंदन का चौक बनाने का वायदा किया था, वो अधूरा पड़ा हुआ है। बहन को सरकारी नौकरी के लिए कहा था, वो नौकरी अभी तक नहीं मिली। इस संबंध में आप किन किन नेताओं से मिल चुके हैं अब तक? हम तो हर एक नेता से मिल चुके हैं, जहाँ लखनऊ, दिल्ली। हमारा बेटा हर नेता के पास भागता ही रहता है, सिर्फ आग्रह ही करता रहता है कि उन्हें। नेता क्या कहते हैं इस संबंध में? कि होगा समय आने पर होगा, दिलासा देते रहते हैं। कितना समय हो गया अब तक? आज 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गया समय। प्रशासन ने चंदन गुप्ता की मूर्ति तो लगा दी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मूर्ति का अनावरण नहीं किया। परिवार को किसी बड़े मौके पर बेटे की याद में चंदन चौक पर एक दिया जलाने की भी इजाजत नहीं है। उस वक्त प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन न ही घोषणाएं पूरी हुई और न ही प्रभारी मंत्री ने उसकी सुध ली। आमतौर पर नेताओं के दौरे लगते ही सड़कें रातों रात बन जाती हैं, बजट भी भरपूर आ जाता है, पर कासगंज में नगर पालिका के चेयरमैन बजट नहीं होने का हवाला देते हैं और चंदन चौक धूल फांक रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि जो बताएं प्रभारी मंत्री जी सुरेश पासी जी ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी की जाए। चंदन का मान सम्मान मिले उसको, उसका जो चौक अधूरा पड़ा है वो पूरा तैयार हो। चंदन की मूर्ति भी कई वर्षों से सुना जाता है कि बंद पड़ी हुई है, और बंद इसलिए पड़ी हुई है, यहाँ जो नगर पालिका के जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं पैसा नहीं है, बनवाएंगे, थोड़ा बजट आ जाने दो, इस तरह से रुका हुआ है काम। तिरंगा यात्रा में अपनी जान गंवाने वाले 20 साल के नौजवान चंदन गुप्ता ने जिंदा रहते कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत के बाद उसके परिवार को बेबसी के आंसू बहाने होंगे। अगर चंदन को यह पता होता कि जिन नेताओं को वो अपना भगवान समझता था वो ऐसे उसके परिवार से मुंह फेर लेंगे, तो तिरंगा यात्रा में चंदन कभी नहीं जाता। परिवार की मांग थी और इस कस्बे की मांग थी कि चंदन के नाम से एक चंदन चौक बनाया जाए। मैंने अधिकारियों से बात किया, परिवार से बात हुई, उस पर सहमति हो गई है। इस नगर में एक चंदन चौक के नाम से चौराहा जाना जाएगा। चंदन गुप्ता तो अब जिंदा नहीं है, लेकिन सियासत तब भी जारी थी और आज भी जारी है, क्योंकि सियासत तो जिंदा लोगों पर भी होती है और मुर्दों पर भी। के न्यूज के लिए कासगंज से प्रशांत सोनी की रिपोर्ट। इसके साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।